चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि सीएसएस की जर्नी जैसे ही आपकी स्टार्ट होती है, तो उसमें जो है, अगर बच्चा बिल्कुल ही शुरू से स्टार्ट करने लगा है, तो उसको दो चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। दो चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। अगर आप इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखोगे, तो इन द एंड इवेंचुअली अगर आपने टोटल सब्जेक्ट्स भी कवर कर लिए हों, ठीक है, फिर भी आपको घूम फिर के आना पड़ेगा और इन चीजों पर काम करना पड़ेगा। और खुदा ना खास्ता अगर आपको पता ही नहीं चला कि ये चीजें मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं या थी, तो पहली अटेम्प्ट के बाद आपको बहुत अच्छे से आइडिया हो जाएगा कि ये चीजें कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट थी और इन पर काम करना कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है। अच्छा, अब उसमें होता क्या है? होता यह है कि सबसे पहली जो चीज होती है वो होती है आपकी इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज जो है वो आपकी जितनी अच्छी होगी बेहतर होगी। फॉर एग्जाम्पल, जब आप इंग्लिश लैंग्वेज देखते हो ना, उसमें सबसे पहली जो चीज है वो ये है कि आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। ग्रामर की मिस्टेक्स जैसे ही होती हैं, वो छोटी से छोटी मिस्टेक से लेके बड़ी से बड़ी मिस्टेक्स हो सकती है। ठीक है। अब होता क्या है कि ग्रामर की अगर मिस्टेक्स आपकी होती हैं, ठीक है, और अगर आप उनको ठीक नहीं करते हो, लेकिन एंड तक जाते जाते कुछ ना कुछ तो बेहतर हो जाती है, लेकिन बच्चा अगर उस पर ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा होता है या उस चीज को उसमें कंसिडरेशन में नहीं ला रहा होता है, तो उसमें क्या मसला ये होना शुरू हो जाता है कि आप फिर कहीं ना कहीं जाके थोड़ी बहुत गलतियां कर देते हो। ठीक है। तो अब इस इन गलतियों के चांसेस होते ही नहीं है, सिरे से ही नहीं होते हैं। अब उसमें क्या होता है कि आपकी ग्रामर की कोई मिस्टेक्स ना हो। दूसरा क्या है कि आपका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए। आपको कम्युनिकेट करना आता हो कि जो आपके माइंड में है, जो आप सोच रहे हो, आप उसी तरह से उस चीज को लिख सको। ठीक है। बाजू बात ऐसा होता है कि हम और जब स्टार्ट करते हैं तो वो हम सोचते हैं उर्दू में, इंग्लिश में लिखते हुए कुछ उसके मीनिंग्स तो अगर बिल्कुल चेंज नहीं होते तो थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं। ये काम नहीं होना चाहिए। आप जो सोच रहे हो, आप जो लिखना चाह रहे हो, आप उसको उसी तरह से लिख सको। मतलब आपके पास वोकेबलरी का एक बैंक होना चाहिए। ठीक है। दूसरा क्या होता है कि बाज़ औक़ात बच्चे स्पेलिंग की मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं। स्पेलिंग की मिस्टेक्स अब उसमें जो है, ये तो बिल्कुल ही सिरे से, मतलब ये समझें कि है ही नहीं ना कि आपकी ये वाली मिस्टेक्स। फिर उसके अलावा होता क्या है कि बच्चे जो हैं अगर इन मिस्टेक्स की तरफ नहीं आ रहे होते, तो वो टेंसेस जो आप यूज कर रहे होते वो टेंसेस की मिस्टेक्स करना शुरू कर देते हैं, या फिर इस तरह की और छोटी छोटी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से इंप्रेशन एकदम से खराब होता है। अब देखो इसमें होता क्या है। होता ये है कि अगर आपकी ये मिस्टेक्स रह जाती हैं या अगर आपकी ये मिस्टेक्स कवर नहीं हो पाती हैं, तो आप ये समझें कि आपका एस्से जैसे ही वो आउटलाइन पढ़ेगा, जैसे ही वो थीसिस स्टेटमेंट भी इवन पढ़ता है, 3 से 4 लाइंस में लिखी जा रही होती है, ये 4 से 5 लाइंस में लिखी जा रही होती है, उसी में उसको पता चल जाता है। और उसके बाद वो आउटलाइन को जल्दी से एक दफा देखेगा, विद इन 3 to 4 मिनट्स उसको पता चल जाएगा कि आपने किस तरह की लैंग्वेज लिखी हुई है और आप आगे जा रही है पीछे जा रही है। ठीक है। तो ये वाली जो चीज है फौरन से उसको आइडिया होती है, और इसी चीज पर ही वो आपको जज कर लेगा आपके एसए के पेपर में। और दूसरा क्या होता है कि जब फॉर एग्जांपल आप एसए के पेपर में बड़े ही लकी इंसान हो, हालांकि इसमें लक बिल्कुल नहीं होती, जो सीएसएस है या सीएसएस या पीएमएस, इन दोनों के रिटन एग्जाम्स में लक का कोई फैक्टर नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल, चलो हाइपोथेटिकली इसको कह लेते हैं कि अच्छा चलो फिर भी हो सकता है निकल गया या कुछ भी हो गया। अच्छा, वो भी हो गया। जब आप प्रेसी कर रहे होते हो, प्रेसी जो होती है ना, वो आपकी आप बहुत ही प्रिसाइज वे में करके उन चीजों के बारे में बता रहे होते हो। अब वो होता है एक पैराग्राफ टाइप। अब जो एक पैराग्राफ होता है जो कि आपका आधे से पौने पेज पे कंप्लीट होता है, उसमें अगर इसकी इस तरह की कोई गलती होगी, अब ये आधा पेज पढ़ने में, मतलब वो जो हम लिख रहे होते हैं उसको पढ़ने में कितना को टाइम लगेगा? 2 मिनट का टाइम। उसमें अगर इस तरह की गलतियां आ गई, तो आप समझिए कि आपका पूरा का पूरा प्रेसी का पेपर गया। ठीक है। और ये भी चीज आपको आइडिया होनी चाहिए कि अगर देखें प्रेसी के पेपर में ना, आप जब 100 मार्क्स का पेपर उठा के देखते हो, तो उसमें क्या होता है, उसमें जो है आपकी प्रेसी है 20 मार्क्स की। 20 मार्क्स की है, लेकिन ये आपको आपका पूरे का पूरा पेपर कॉस्ट कर सकती है। वो किस तरह से?
कि अगर आपकी प्रश्न ऐसी नहीं पास होने वाली नहीं है, तो वो कोशिश करेगा कि आपके वो जो पीछे वाले मार्क्स हैं, जो ग्रामेटिकल पोर्शन है आपने लिए हैं, उसको भी वो किसी तरह से पीछे की तरफ लेकर आए और बच्चे को पास मार्क्स दे। राइट। तो इस चीज को अच्छे से अपने माइंड में बिठा लो कि अगर आपने पास करना है तो अपनी इंग्लिश लैंग्वेज पे काम कर लो। क्यों? क्योंकि ये चीजें मेरे एक्सपीरियंस में आई हैं जब से मैंने बच्चों को पढ़ाना शुरू किया है, या इवन उससे पहले तैयारी के फेज में भी। तो जिन बच्चों को मैंने बार बार पास करते देखा है, उनकी इंग्लिश लैंग्वेज बहुत अच्छी थी। ठीक है। जनरली इंग्लिश लैंग्वेज जिनकी अच्छी थी, बेहतर थी, बल्कि बेहतरीन थी, वो बार बार उनका ये जो है competitive एग्जाम पास हुआ। लेकिन जिन बच्चों की नहीं थी, हालांकि नॉलेज में हो सकता है कि वो कहीं ज्यादा हो, लेकिन उनका बार बार फेल हुआ। क्यों? क्योंकि देखो ना, एक चीज रिक्वायर्ड है तो उस पर काम करना चाहिए। तो इस चीज को आप लाजमी देखोगे और इस पर काम करोगे। बच्चे को मुझे म्यूट करने दें। ठीक है जी। अच्छा, तो इसके बाद क्या होता है, ये देखें, अभी मैंने एक चीज पर बात की, दूसरी जो चीज इसके साथ अटैच हो जाए, और दूसरी चीज की भी इम्पोर्टेंस इसी तरह से है जिस तरह से मैंने अभी फर्स्ट चीज की बताई है। और दूसरा क्या है, आपका करंट इश्यूज के साथ खुद को रिलेट करना। अगर आप करंट इश्यूज के साथ खुद को रिलेट नहीं कर पाते हो, अगर आपको नहीं आइडिया होता कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज क्या चल रहे हैं, आपके इंटरनेशनल इश्यूज क्या चल रहे हैं, आपको ये नहीं आइडिया कि इन दोनों का आपस में क्या रिलेशन बनता है, उनका इम्पैक्ट पाकिस्तान पर आता है या नहीं आता है, और अगर आता है तो किस तरह से आता है, तब तक आप अपना एक एनालिटिकल पर्सपेक्टिव उन चीजों पर नहीं रख सकते। तब तक आप जो आपकी आर्गुमेंटेशन का स्टाइल जो है वो बिल्ड नहीं हो सकता। तब तक आपको आइडिया नहीं होगा कि आपने अपने क्वेश्चंस को किस तरह से अटेम्प्ट करना है, किस तरह की आर्गुमेंटेशन देनी है अपने पेपर में बैठ के। अभी आपको ये लगेगा कि ये करंट इश्यूज के बारे में जो मैं आपको बता रही हूँ, ये करंट अफेयर्स में काम आ रहा होगा। नो, आपका समझें, अगर आपके करंट इश्यूज पर अच्छी ग्रिप नहीं है, आपका ऐसे नहीं हो सकता। ठीक है। अगर आपकी करंट इश्यूज पर अच्छी ग्रिप नहीं है, आपका पाकिस्तान अफेयर्स का पेपर भी नहीं हो सकता। अगर आपके करंट अफेयर्स तो चलो फिर वो उसी के साथ अटैच हो जाता है ना। इवन इस्लामियात में आपके जो करंट इश्यूज हैं, या जो करंट या कंटेम्प्रेरी जो भी चैलेंजेस आपको आपके साथ साथ अटैच होते हैं, वो उसमें भी उसके साथ पेपर में अटैच किए जा रहे होते हैं। और अगर इवन दो के पेपर में अटैच नहीं करता है, लेकिन हमने आंसर को इस तरह से बनाना होता है कि उसे आइडिया हो कि हम इस टाइम फ्रेम में रह रहे हैं, और हमें आइडिया है कि हमने इन चीजों को कनेक्ट कैसे करना है। और वो हमें तब तक कनेक्ट नहीं होता है, तब तक हम इन चीजों को नहीं कर पाते हैं, जब तक हमें क्लैरिटी के साथ हर एक चीज का आइडिया ना हो। ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें अब देखें होता क्या है। ये अब दो चीजें मैंने आपको बता दी हैं। ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज प्लस करंट अफेयर्स के ऊपर आपकी ग्रिप। अब ये जो है कुछ बेसिक काम अगर आप कर लेते हो ना, तो जब आप जाओगे अपना करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए, मतलब फॉर एग्जांपल आपके करंट अफेयर्स का कि आप लेक्चर्स हो, या आप करंट अफेयर्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो, या अगर आप पाकिस्तान अफेयर्स के लिए कुछ पढ़ रहे हो, या कोई भी और सब्जेक्ट आप स्टार्ट कर रहे हो, उसमें क्या होगा कि अगर आपका बैकग्राउंड होगा तो आपको वो सब्जेक्ट अच्छे से समझ भी आएगा। और दूसरा क्या होगा कि वो सब्जेक्ट समझ आने के साथ साथ आपकी यही जो सारी बातें मैंने की हैं कि एनालिटिकल पर्सपेक्टिव आपका होना चाहिए, आपके आर्गुमेंटेशन होनी चाहिए, आपको आइडिया होना चाहिए कि मैंने अपने आंसर को अगर सब्सटैंशिएट करना है या स्ट्रेंथन करना है तो मुझे किस तरह से करना है। अगर आपको पता होगा, आप बहुत ही डायरेक्ट वे में उसको पढ़ सकोगे, और वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट भी कर रहा होगा। तो ये चीजें जब तक आपको आइडिया नहीं होती हैं, तब तक आप उन चीजों की तरफ, या आपको क्लैरिटी के साथ वो चीजें मतलब क्लियर नहीं हो रही होती ना आपके माइंड में। कुछ जो है वो चीजें चलो कुछ ना कुछ क्लियर हो जाती हैं, फिर कुछ ना कुछ ऐसी रह जाती हैं कि अच्छा वो चीज समझ नहीं आई। तो यही बात होती है कि जब, और अगर थोड़ी सी भी किसी भी टॉपिक पर क्लैरिटी नहीं होती है, ठीक है, और अगर आप जाके पेपर में बैठ के उसको लिखना शुरू कर देते हो, तो जो भी चीज क्लियर नहीं होती है वो पेपर में रिफ्लेक्ट होगी।
ठीक है। उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि आप ये कहो कि अच्छा वो चीज छुप जाएगी, कुछ भी नहीं छुपता। तो ये वाली जो चीज है, इसके लिए हमें एक बेसिक से काम करने की जरूरत होती है, और देन हमने उसको ऊपर की तरफ लेकर आना है। ठीक है। तो इसलिए आप ये समझें कि ये एक फर्स्ट स्टेप है आपका, जो कि आपको हेल्प आउट करेगा आपकी इवन जो आप जाके बैठ के पेपर करोगे ना, उसमें भी आपको हेल्प आउट कर रहा होगा। ठीक है। अच्छा, अब उसके लिए एक तो ये है कि आपकी इंग्लिश लैंग्वेज की, अभी जैसे मैं बात कर रही थी, आपकी इंग्लिश प्रेसी से स्टार्ट क्योंकि किया जा रहा होता है, तो उसी में ही आपका ग्रामेटिकल पोर्शन है, तो उस वहां से आप ग्रामेटिकल पोर्शन करते जाओ। और साथ साथ उसको, लेकिन उसमें यही चीज होती है कि आप जो भी ग्रामर में चीजें कर रहे हो, आप उसको अप्लाई करके देखो, आप लिख के देखो, आपको पता चले कि आपको लिखना आ गया। आपको पता चले कि आपने अगर कोई भी एक सेंटेंस पढ़ा है तो वो आप किन रूल्स के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हो, ये आपको क्लैरिटी के साथ आइडिया होना चाहिए, और वो सर एहसान आपको करवा रहे होंगे। दूसरा, जो करंट इश्यूज पर आपकी जो ग्रिप है, या करंट इश्यूज को आपने स्टार्ट कैसे करना होता है, किन चीजों पर आपने जो है वो फोकस करना होता है, वो मैं अभी आपको बता देती हूँ, और उन चीजों को हम जो है एक दो लेक्चर्स में इन चीजों को कवर करके, तो वो फिर उस पर आप असाइनमेंट्स कर रहे होगे। ठीक है जी। अच्छा, मुझे अभी जो है वो शेयर करने दें स्क्रीन। अच्छा जी। अब जैसे मैंने आपके साथ स्क्रीन शेयर की है, और वो आपको स्क्रीन पर भी नजर आ रहा होगा कि मैंने डॉन ओपन किया है। अब डॉन से, अच्छा ये सर ना, ये आपको ना इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, मतलब रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग मिल जाती है आपको। ठीक है। जो एकेडमी की रिकॉर्डिंग होती है वो आपको सेंड कर देंगे। ठीक है। अच्छा, अब जो है, अब जैसे मैंने अभी ओपन किया है आपके सामने डॉन, और अभी जैसे मैं बात कर रही थी कि हम स्टार्ट किसे कर रहे होते हैं, करंट इश्यूज के साथ स्टार्ट कर रहे होते हैं, करंट इश्यूज पर अपनी ग्रिप हम ला रहे होते हैं। ठीक है। और उसके लिए हम जहां से स्टार्ट करते हैं वो है डॉन न्यूज़पेपर। डॉन न्यूज़पेपर से हम स्टार्ट लेते हैं। ठीक है। लेकिन ये आप ये समझें कि ये आपका फर्स्ट स्टेप है, और उसके बाद हम ग्रेजुअली नेक्स्ट चीजों की तरफ आ रहे हैं। ठीक है। अब उसमें क्या है कि उसमें डिफरेंट मैगजीन्स भी आ जाते हैं। मैगजीन्स के नाम भी आपको बताए जा रहे होते हैं, और कुछ के पीडीएफ्स भी सेंड किए जा रहे होते हैं। और दूसरा जो है उसमें क्या होता है कि आपको जो है मैगजीन्स के साथ साथ डिफरेंट वेबसाइट्स के लिंक्स वगैरह जो होते हैं, या डिफरेंट, वो तो वैसे भी आप कुछ बच्चों को तो पहले भी मिल चुके होंगे। तो उसमें क्या होता है कि आपको ये लिंक्स वगैरह, और वहां से आप रिसर्च आर्टिकल्स निकाल के भी पढ़ रहे होते हो। तो ये वाली जो चीजें हैं कि मतलब आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है कि आप डॉन न्यूज़पेपर से ही पढ़ना शुरू कर देते हो। और वैसे भी मेरे ख्याल में आप किसी से, अगर आपने सीएसएस के लिए स्टार्ट करना हो, और किसी से भी आप जाके पूछते हो कि अच्छा मैंने सीएसएस के लिए स्टार्ट करना है तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, सारे यही कहना, मतलब मोस्ट ऑफ द टाइम जो है ज्यादातर यही कह रहे होंगे कि आप डॉन न्यूज़पेपर पढ़ना शुरू कर दें। तो होता क्या है कि नॉन पढ़ा क्यों जा रहा होता है, पहली चीज जो है वो इस चीज पर क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। नॉन न्यूज़पेपर देखिए इसलिए पढ़ा जा रहा होता है ताकि एक तो आपका कोई ना कोई पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड हो। ठीक है। पॉइंट ऑफ व्यू बिल्ड होता है, दूसरा आपका करंट इश्यूज के ऊपर जो है वो ग्रिप आना शुरू हो जाती है, आपको आइडिया होना शुरू हो जाता है कि आपके डोमेस्टिक इश्यूज कौन से चल रहे हैं, इंटरनेशनल इश्यूज कौन से चल रहे हैं। और दूसरा, तीसरा ये होता है कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो भी जिस भी तरह का बिल्ड होता है, वो एक बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू की तरफ आप इन चीजों को लेके चलो।
क्यों? क्योंकि अगर आप बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेके चल पाते हो, आपके किसी भी साइड पे बाइस्ड हो जाते हो, तो ये चीज आपके पेपर में रिफ्लेक्ट होती है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं होती। तो बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू वो आपको यहाँ से मिलता है। बैलेंस्ड पॉइंट ऑफ व्यू भी मिलता है आपको, और प्रॉपर एनालिटिकल पर्सपेक्टिव भी इनका होता है, आर्गुमेंटेशन का स्टाइल भी यहाँ पर अडॉप्ट किया जा रहा होता है। तो अभी जो मैं बातें कर रही थी, इन्हीं चीजों को आप यहाँ पर देखोगे कि आपको आइडिया हो कि ये चीजें कहाँ किस तरह से यहाँ से ली जा रही होती है। ठीक है। अच्छा, अब देखिए होता क्या है कि जैसे ये आपको नजर आ रहा होगा स्क्रीन पर, ये आज के डॉन के पेजेस हैं। ये साइड पे जो ब्लैक आपको पट्टी नजर आ रही है, ठीक है। और ये नीचे तक पेजेस चल रहे हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस तक, ये एंड पर जो आपको यहाँ तक नजर आ रहे हैं। और अगर मैं आप लोगों को कहूँ कि कल तक मुझे जो है न्यूज़पेपर पढ़ के उसका चलो एनालिसिस ही करके बता दीजिएगा कि आपने क्या पढ़ा है, तो क्या आप शुरू के पेज से लेके एंड के पेज तक पढ़ना शुरू कर दोगे? नहीं। तो उसमें क्या होगा कि अगर आप इतना पढ़ना शुरू करोगे, ठीक है, अगर आप सारे के सारे उसके पेजेस पढ़ना शुरू कर दोगे ना, तो वो 5 से 6 घंटे जितना भी टाइम आपने रखा हुआ होगा कि मैंने सीएसएस की तैयारी में इसको एक दिन में मैंने इतना टाइम देना है, तो वो आपका सारा का सारा टाइम इधर को ही चला जाएगा। ठीक है। जो कि हम सारे का सारा टाइम तो इसको नहीं दे रहे होते। तो उसमें ये होता है कि इसके पढ़ने का एक स्टाइल होता है, और हम उसी तरीके से उसको पढ़ते हैं और इसको जल्दी से कवर करते हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब आपने ये देखना होता है कि मैंने जो है इसको कितने टाइम में कवर करना है, तो वो जो टाइम फ्रेम होता है, आप ये देखें कि अगर शुरू में आपको 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं, या 4 घंटे लग रहे हैं, वो शुरू में इसलिए होता है क्योंकि बच्चे की रीडिंग स्पीड इतनी नहीं होती, बच्चे को वोकेबलरी का आइडिया नहीं होता, तो उन चीजों को समझने में थोड़ा टाइम लग जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि आप हाफ एन आवर में अपना पूरे का पूरा पेपर कंप्लीट कर देते हो। तो मतलब पहला आधा घंटा आप रखते हो इसको पढ़ने के लिए, और उसके बाद आपने जो अपने सब्जेक्ट्स कवर करने होते हैं या उन चीजों को टाइम देना होता है, तो वो आप उस तरफ लेके जाते हो। तो उसके लिए पढ़ने का स्टाइल क्या है कि आप क्या करोगे, फर्स्ट पेज ओपन करोगे, ठीक है, और फर्स्ट पेज की ये जो आपको नजर आ रही हैं हेडलाइंस, ठीक है जी, ये इसकी हेडलाइन, आईएमएफ आस्क्स गवर्नमेंट टू एंड टैक्स ब्रेक्स फॉर एग्रीकल्चर टेक्सटाइल सेक्टर्स। ठीक है। अब ये क्या है, ये हेडलाइन है उसकी, ये मेन हेडिंग है उसकी। आप क्या करोगे, जल्दी से आप पूरे पहले पेज की आप ये सिर्फ हेडलाइंस पढ़ोगे। हेडलाइंस पढ़ने के बाद आपने क्या करना है कि उसके बाद आपने ये देखना है कि अगर फॉर एग्जाम्पल जिन बच्चों का फर्स्ट डे होता है ना, तो उनको आइडिया नहीं होता कि इन इसके मतलब ये इस खबर के आगे पीछे क्या चला था, ठीक है, कि मतलब इसका बैकग्राउंड क्या है। अगर आपको नहीं पता तो आप इसको पूरा पढ़ते हो, अगर आपको आइडिया होता है तो फिर आप इसको छोड़ भी देते हो, तो कोई इशू नहीं होता। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि अब जैसे आईएमएफ जो गवर्नमेंट को अब कह रही है कि आपने जो टैक्स ब्रेक्स दी हुई थी एग्रीकल्चर और टेक्सटाइल सेक्टर को, उसको आपने खत्म कर देना है। तो जो बच्चे अखबार पढ़ते हैं, जो न्यूज़पेपर को फॉलो करते रहे हैं, उन्हें पता होगा कि आईएमएफ की डील जो है वो किस तरह से चलती आ रही है, और अभी आपको आईएमएफ की जो न्यू डील अब आपकी हो चुकी हुई है, उसमें आपको कितना जो है वो अमाउंट मिल रही होगी। और तीसरा इसमें ये है कि इस अमाउंट के साथ साथ आपको कुछ एसओपीज फॉलो करने होते हैं, ये कुछ स्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट प्रोग्राम्स जो हैं वो आपसे फॉलो करवाए जा रहे होते हैं। ठीक है। तो वो अगर आपको आइडिया है, तो आप इसका आपको ये पूरा पढ़ने की जरूरत भी नहीं पड़ रही होगी। अगर आपको नहीं आइडिया तो फिर इसको पूरा पढ़ लो। ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से आप नेक्स्ट की तरफ आओगे। अब इसमें क्या होता है कि कुछ खबरें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, उसको हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। ठीक है। अगर आइडिया होता है तो फिर हम पूरा नहीं पढ़ रहे होते, अगर नहीं होता तो हमें पूरा पढ़ लेना चाहिए। लेकिन कुछ खबरें ऐसी होती हैं कि वो बस खबरें ही होती हैं, और हमें यहाँ पर इस पेज पर हमें पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल वो कह रहा है कि फॉरेन डिग्नेटरीज अराइव फॉर एससीओ समिट स्पेडो। अब ये जो है थोड़ा सा इसको पढ़ लो, ठीक है, आपको समझ आ जाएगी कि जो है फॉरेन डिग्नेटरीज जो है वो आना शुरू हो गए हैं। पूरा भी पढ़ने की इसको जरूरत नहीं होगी। अच्छा, फिर इसी तरह से डिफरेंट, अच्छा अब ये जैसे है, वाई आर वेदर फोरकास्ट आर ऑलवेज सो हेजी, इसको पूरा पढ़ लेते हैं।
अच्छा, अब नेक्स्ट इसने खबर दी हुई है कि पीटीआई लिंक्स डिलेइंग प्रोटेस्ट टू मीटिंग विद इमरान। अब इसको भी अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें क्या दिया हुआ है, अदरवाइज इसको पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं होती। तो इसी तरह से आप ये देखते हो कि कौन सी जो है वो खबर इंपॉर्टेंट है उसको, और हम ये इंपॉर्टेंस वाइज ही इसको लेके चल रहे होते हैं। और अगर स्टार्ट में आपको आइडिया नहीं हो रहा है तो वो निशान लगवा लो, बाकी बाद में वैसे आपको आइडिया हो ही जाता है कि जो है ये वाली खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये वाली खबर मेरे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अच्छा, फिर उसके बाद आपने फ्रंट पेज पढ़ लिया, फ्रंट पेज पढ़ने के बाद आप डायरेक्ट आते हो इंटरनेशनल पेजेस। ठीक है, ये तकरीबन बैक साइड पे दिए हुए होते हैं। अगर आपके पास हार्ड फॉर्म में डॉन आता है तो आपको आइडिया हो जाएगा। अच्छा, उसमें क्या है कि दो पेजेस होते हैं इंटरनेशनल के, 1 और 2। अब आपने बिल्कुल सिमिलर वे में जिस तरह से आपने पेज नंबर 1 को हैंडल किया है, बिल्कुल सिमिलर वे में आप पेज नंबर, ये जो इंटरनेशनल पेजेस हैं उनको हैंडल करोगे कि मेन हेडिंग्स तो देखो, उनमें से जो इंपॉर्टेंट है उनको पूरा पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट नहीं है उनको पूरा भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस आपने हेडलाइन देख ली है बहुत हो जाती है। और फिर इसी तरह से आप पीछे की तरफ आते हो और देखें इसमें ना दिया वो मंडे को जो है आपको आ रहा होता है यहाँ पर 4 पेजेस फाइनेंस के। ये एंड पे ये जो 4 पेजेस दिए हैं, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस एंड फाइनेंस, ये 4 पेजेस आते हैं। अब आपने क्या करना है, मंडे को जो आपके बिजनेस एंड फाइनेंस के 4 पेजेस आ रहे होंगे, इनको आपने अपने पास सेव करके रख लेना है अगर आप हार्ड फॉर्म में मंगवाते हो तो। अदरवाइज आप क्या करते हो कि हर दिन में आप अखबार खोलते हो और इसका एक आर्टिकल पढ़ते हो, और वहां से अपने लिए नोट्स मेकिंग या जिस भी तरह से आपने जो है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स निकालने होते हैं आप वो निकालते हो, और उसके बाद आप नेक्स्ट जो उसका जो आर्टिकल दिया हुआ होता है वो आप नेक्स्ट डे पे जाके करते हो। तो इसमें आपने क्या करना है कि इन पेजेस को आपने सेव कर लेना है और देन आपने इसको हर दिन पढ़ना होता है। क्यों? क्योंकि देखो इकोनॉमी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इकोनॉमी का जो सेक्टर है वो आपके हर एक सेक्टर के साथ जुड़ा हुआ होता है, कोई भी सेक्टर विदाउट इकोनॉमी नहीं चल रहा होता है। अब इकोनॉमी का कनेक्शन विद ऑल अदर सेक्टर्स, उनका आपस में लिंक क्या बनता है, उनका आपस में देखो, अब लिंक जो बनेगा फिर उसका इम्पैक्ट क्या आ रहा होता है, और वो जो चीजें हैं वो प्रॉपरली रिसर्च आर्टिकल्स यहाँ पर उनके दिए गए होते हैं। तो वो हमें एक चीज अच्छी मिल जाती है तो वो हम इसी वजह से उसको प्रॉपर टाइम भी दे के उसको पढ़ रहे होते हैं। तो अदरवाइज मंडे को ये होता है। अदरवाइज क्या होता है, जैसे ही आप इंटरनेशनल पेजेस से ऊपर की तरफ जाते हो, मतलब वो सेकंड पेज होता है उससे ऊपर वाला जो पेज होता है वो आपका बिजनेस का एक पेज आ रहा होता है, बिल्कुल सिमिलर वे में जैसे आपने फर्स्ट पेज को हैंडल किया होता है। आपने क्या करना है, आपने इसका जो बिजनेस एंड फाइनेंस का पेज होगा आपने फिर उसको हैंडल करना है। ठीक है जी। तो ये जो है इस तरह से आपने इसके डिफरेंट पेजेस को जल्दी से गो थ्रू करना होता है, और फिर आप आते हो ओपिनियन एंड एडिटोरियल के पेज। ठीक है। अच्छा, अब ये देखें कि आपका मोस्ट ऑफ द टाइम वो आपका कहाँ जा रहा होगा, आपका इस पेज पर जा रहा होगा। क्यों? क्योंकि जो अभी मैं शुरू में बातें कर रही थी सारी की सारी कि आपने ओपिनियन बिल्ड करना है, आपने एनालिटिकल पर्सपेक्टिव देखना है, आपने आर्गुमेंटेशन का स्टाइल देखना है, और ये सारी चीजें आपको यहाँ से मिलेंगी। ठीक है, और इस पेज से आपको वो चीजें मिल रही होती हैं, तो हमें इस पेज पर हमारा सबसे ज्यादा टाइम लगता है। अच्छा, अब ये क्या है, ये 3 एडिटोरियल दिए हुए हैं, एसईओ समिट, नॉट द आंसर, और फाउल किलिंग। ये 3 जो हैं ये एडिटोरियल्स हैं, और ये 4 कॉलम्स होते हैं। एक मलीहा लोधी का कॉलम है, ठीक है, दूसरा उमैर जावेद का कॉलम है, और तीसरा जो है वो आपके नेक्स्ट पेजेस पर आते हैं, थर्ड एंड फोर्थ। तो ये जो है 4 कॉलम्स होते हैं और 3 एडिटोरियल्स होते हैं। एडिटोरियल्स आपने किसी सूरत में नहीं छोड़ने, किसी दिन के भी नहीं छोड़ने, मतलब आपने उन चीजों को प्रॉपरली पढ़ना होता है, आपको आइडिया होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो है पता चल रहा होता है ना कि कौन सी खबरें ज्यादा इंपॉर्टेंट है जिन पर एडिटोरियल लिखे जा रहे होते हैं। और इसमें असल में ना आर्गुमेंटेशन का स्टाइल भी बहुत अच्छा दिया हुआ होता है एडिटोरियल्स का। तो वो हम उसको भी अगर अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं तो ये एक अच्छी चीज हो जाती है जो कि हमें हेल्प आउट कर जाएगी इन द एंड आके। तो एक तो ये काम मतलब आपने लाजमी करना है।
अच्छा, तो दूसरा जो है ना, अब इसमें से इम्पोर्टेंट एरियाज को हमने हाईलाइट करना होता है। और अपनी अगर आप एक फैक्ट बुक बनाते हो तो उसमें जाके आपने इसको लिखना होता है। अब उसमें से वो चीजें कौन सी हैं और किस तरह से हम इन चीजों को हाईलाइट कर रहे होंगे, ये मैं आपको लिख के बताती हूँ। अच्छा, एक तो बल्कि पहले एक ये चीज देख लें कि जब आप इसको करने बैठे हो, हाँ, मतलब एडिटोरियल वाले पेज पे आप आ चुके हो, आपने फर्स्ट एडिटोरियल आपने फर्स्ट एडिटोरियल पढ़ना शुरू कर दिया। उसमें आप क्या करते हो कि आप सबसे पहली जो चीज देखोगे वो आप देखोगे कि इसमें इंग्लिश लैंग्वेज जो है वो किस तरह की यूज की हुई है। ठीक है। देखो, जो भी आप पढ़ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज में ही पढ़ रहे हो ना, ऐसी तो कोई चीज नहीं है कि किसी और लैंग्वेज में वो चीज लिखी हुई हो। पहला सेंटेंस पढ़ो, आपको आइडिया हो कि ये जो है बात क्या कर रहा है। चलो, बात क्या कर रहा है उसका तो वैसे भी हमें पता चल ही जाता है, लेकिन ये ग्रामर के कौन से रूल के अकॉर्डिंग लिखा हुआ है, इसमें नाउन कौन सा है, प्रोनाउन कौन सा है, एडजेक्टिव कौन सा है, मतलब आपको ये पता हो कि पार्ट्स ऑफ स्पीच इसमें किस तरह से यूज किए हुए हैं और उनकी प्लेसमेंट क्या है। तीसरा, आपको ये पता हो कि इसका जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो किस तरह का इसने यूज किया हुआ है। वो तो आप पढ़ते हो तो आपको आइडिया हो जाता है, क्यों? क्योंकि इसमें सेंटेंस का स्ट्रक्चर बहुत अच्छा दिया हुआ होता है। ठीक है। तीसरा, आपको ये भी आइडिया होना चाहिए कि टेंस कौन से यूज किए हैं, और एक्टिव में बात कर रहा है या पैसिव में बात कर रहा है, मतलब अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स ये किस तरह से बात की जा रही है। अगर, और जैसे मैंने अभी बात की थी ना कि आप जो ग्रामर पढ़ रहे हो, तो उसमें आपको बेसिकली जो ग्रामर आप पढ़ते हो आपको उसका एप्लीकेशन आता हो, तो एप्लीकेशन कुछ ना कुछ हद तक आपको यहाँ से आइडिया होगा। ठीक है। एक तो आप खुद लिख रहे होते हो, दूसरा जो आप चीजें पढ़ रहे होते हो ना, वहां से भी आपको आइडिया हो रहा होता है कि आप किन रूल्स के अकॉर्डिंग कर रहे हो। ठीक है। और तीसरा और फोर्थ वन, जो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज वोकेबलरी। अब उसमें क्या होता है कि वो जो वोकेबलरी आप यहाँ से पढ़ते हो, कोई भी एक सेंटेंस आपने पढ़ा उसमें से हो सकता है कि आपको एक वर्ड का मीनिंग ना आता हो, या हो सकता है दो वर्ड्स के मीनिंग्स में आते हो। इट डिपेंड्स कि आपकी लैंग्वेज किस तरह की है। आप क्या करोगे, उन वर्ड्स को आप हाईलाइट करते जाओगे। ठीक है। अगर आपके पास डिक्शनरी है, ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ओपन करोगे और उस वर्ड को लोकेट करो, वहां से लोकेट करने के बाद आपको वो सिनोनिम में उसके मीनिंग बता देगा। मीनिंग के बाद आपने ये देखना है, बल्कि मीनिंग के साथ आपने ये भी देखना है कि ये कौन से पार्ट्स ऑफ ये वर्ड बेसिकली कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में जाके लाई करता है, ये आपको आइडिया होना चाहिए। और तीसरा, आपको क्या आइडिया होना चाहिए कि इस वर्ड को सेंटेंस में कैसे यूज करते हैं, इस वर्ड का सेंटेंस कैसे बनाया जा रहा होगा। एक सेंटेंस तो आप यूं कीजिए, जैसे ही आप वर्ड लोकेट करोगे एक सेंटेंस आप वही उठाओ जो कि आपको डिक्शनरी में दिया हुआ है, या अगर आप गूगल से जाके सर्च कर रहे हो तो गूगल में भी एक सेंटेंस उसका बनाया हुआ होता है। तो एक तो ये हो जाएगा। दूसरा क्या होता है कि आप जो है दूसरा सेंटेंस खुद बनाओ, ताकि आपको वर्ड अच्छे से पता भी चल जाए, उसका यूज भी पता चल जाए। और जो है, जैसे ही आपको यूज पता चलेगा ना, आप ये समझो कि एक तो आपका वो वर्ड तैयार हो गया। ठीक है। दूसरा क्या होगा कि आपकी लैंग्वेज में किस तरह से यूज होता है, जो कि इन द एंड बात तो यही होती है ना कि आप उसको अपनी वर्डिंग में या उसको लिख भी सकते हो या नहीं लिख सकते हो। तो ये जो चीज होती है ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने करनी है। बल्कि बच्चे जो है वो वोकेबलरी का एक अलग से रजिस्टर बना रहे होते हैं इन्हीं चीजों से रिलेटेड। तो आपने एक तो इसको बनाना है, कोशिश करो कि इसको बनाओ, और जो है हर रोज इसको अपडेट करते जाओ। और ये इस तरह से आपका एक वोकेबलरी का पोर्शन खुद बखुद ही बनना शुरू हो जाता है, आपका वोकेबलरी का बैंक खुद बखुद ही बनना शुरू हो जाता है। तो ये वाली चीज आपको हेल्प आउट कर रही होती है बहुत ज्यादा, इवन प्रेसी के पेपर में भी और ओवरऑल आपकी लैंग्वेज के फॉर्मेशन में भी। ठीक है जी। पहली चीज तो ये हो गई जो कि आपने करनी होती है। अच्छा, अब दूसरी जो है ना वो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि आपको यहाँ से लोकेट करने की जरूरत होती है। उसमें से सबसे पहली जो है वो है, सबसे पहली चीज, ओहो,
अच्छा, इसमें से आप जो सबसे पहली चीज देखोगे वो है आपके फैक्ट्स। 1 मिनट। अच्छा जी, जो जब आप अखबार पढ़ना शुरू करते हो, अ, अखबार नहीं, एडिटोरियल या फिर कॉलम्स, इन दोनों में से आप कोई भी चीज पढ़ रहे होते हो तो आपको यहाँ पर लोकेट करने की जरूरत है, होती है, कि इसमें से फैक्ट्स कौन से दिए हुए हैं। अब देखो, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि फैक्ट्स होते क्या हैं। अब फैक्ट्स ऐसी चीजें होती हैं, ये वो इवेंट होता है बेसिकली जो किसी भी टाइम फ्रेम में हो चुका हुआ हो, वेल नोन हो और प्रूवन भी हो साहब। अगर कोई चीज प्रूव नहीं होती है किसी भी टाइम पर, तो आपकी क्या होगी वो आपकी फैक्ट नहीं बनेगी। फिर अगर वो चीज प्रूव नहीं है, तो प्रूफ वाला जो पॉइंट है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं इस चीज को दोबारा से आपको बता देती हूँ एक दफा, ताकि अच्छे से आपको आइडिया हो जाए। कोई भी इवेंट जो किसी टाइम फ्रेम में हो चुका हो, वेल नोन हो, प्रूवन हो, ये तीन चीजें होना इंतहाई जरूरी होती है। ठीक है जी। अच्छा, फिर उसके बाद क्या होता है कि अगर एक लेमैन की लैंग्वेज में देखोगे और आप डिफरेंट लाइंस बैठ के पढ़ रहे हो, उसमें क्या है कि अगर कोई भी चीज आपको नंबर्स की फॉर्म में नजर आती है, ठीक है, कि कोई भी चीज नंबर्स की फॉर्म में आ जाए, इवन डेट भी तो नंबर में ही आ रही होती है, डेट की फॉर्म में आ जाए, या फिर फॉर एग्जांपल कोई भी चीज परसेंटेज की फॉर्म में आपको मिल रही है। अगर परसेंटेज नहीं दी हुई तो वो किसी और नंबर्स की फॉर्म में लिखी हुई है, तो वो तकरीबन तकरीबन आपकी फैक्ट्स में गिनी जा रही है। ठीक है। तो पहली चीज तो ये हो जाएगी जो कि आप इसमें बैठकर लोकेट करोगे, आप इसमें वो चीज हाईलाइट करोगे कि ये मेरा फैक्ट है। और ये जो फैक्ट्स होते हैं ये आपके इन द एंड पेपर में जाके यूज हो रहे होते हैं, और जब आप इन फैक्ट्स को लिखते हो अपने पेपर में बैठ के, तो आप हाईलाइट करके लिख रहे होते हो। तो मतलब आपके पेपर का जो एक प्रेजेंटेशन है, प्रेजेंटेशन भी इसी से बनती है, और दूसरा आप जो अपने जो भी आप आर्गुमेंट प्लेस कर रहे होगे, उसको जो आप आर्गुमेंटेशन का जो प्रूवन पॉइंट, प्रूव वाला पॉइंट होता है आपके आर्गुमेंट का, वो आपका यहाँ से निकल के आ रहा होता है। ठीक है। तो ये चीज इंतहाई जरूरी होती है। अगर आपके पास फैक्ट्स नहीं है तो आपका समझें कि पेपर आप किस तरह से सॉल्व कर रहे हो, फिर मुझे नहीं पता कि आपको अदर वे अराउंड क्या होता है। तो अच्छा, दूसरा क्या है, आप जो यहाँ से लोकेट करते हो वो दूसरे हैं रेफरेंसेस। अब जब आप पढ़ने के लिए बैठोगे, एडिटोरियल में आपको नहीं मिल रहे होते इतने ज्यादा रेफरेंसेस, आपको मिलते हैं ये कॉलम्स में। अच्छा, अब आपको जो है कॉलम्स में जाके आपको रेफरेंसेस लाजमी मिलते ही मिलते हैं। हो सकता है कि कुछ दिन ना आए, मतलब कुछ कॉलम्स में ना हो, लेकिन इन द एंड इवेंचुअली आपको मिल ही रहे होते हैं। अच्छा, उसमें क्या होता है कि जो आप रेफरेंस देखोगे, तो इसमें तीन तरह के रेफरेंसेस होते हैं। पहली तरह का रेफरेंस ये है कि उसने बुक का रेफरेंस यूज किया हो। अब बुक के रेफरेंस में क्या होता है कि वो बुक का नेम बताएगा आपको, ऑथर का नेम बताएगा आपको, और इन्वर्टेड कॉमास में करके आपको लाइंस लिखी होंगी, या फिर बोल्ड की हुई होती हैं, इटैलिक की हुई होती हैं। बोल्ड वैसे कम होती हैं, लेकिन फिर भी हो सकता है कि कभी कभार ऐसा हो जाए। तो आपने क्या करना है, बुक नेम, ऑथर नेम प्लस दीज लाइंस आपने यहाँ से हाईलाइट करके, यहाँ से निकाल के आप अपनी फैक्ट बुक में लिखनी होती है। दूसरा क्या होता है, जो रेफरेंसेस जो दूसरी टाइप के दिए हुए होते हैं, उसमें क्या होता है कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अपने आर्टिकल्स या अपने रिसर्च आर्टिकल्स पब्लिश करती हैं।
अब वो ऑर्गेनाइजेशन यूनाइटेड नेशन भी हो सकती है, एमनेस्टी इंटरनेशनल भी हो सकती है, या फिर कोई भी एनजीओ जो काम कर रही होती हैं अपने रिस्पेक्टिव एरिया में, वो भी हो सकती है। अब आपने क्या करना है, और देखो ना, जहां पर आपको ऑथर नेम मिलता है वहां पर आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो और बाजू का कुछ सर्वेज भी होते हैं। अब वहां पर जब आपको ऑर्गेनाइजेशन का नेम मिलता है तो वो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किया होता है। अच्छा, आप बच्चों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? यस मैम। स्क्रीन, ये जो अभी मैं फैक्ट्स और रेफरेंसेस लिख रही हूँ इसके ऊपर, वो नजर आ रही है? यहाँ पर मुझे ये शो हो रहा है कि योर स्क्रीन शेयरिंग इज पॉज्ड। नहीं, लिखते हुए तो नजर नहीं आ रहे, वैसे शो हो रही है। ओके, मुझे दोबारा से शेयर करने दें फिर। अब शो हो रही होगी। जी, अब। तो अच्छा जी, इसमें क्या होता है कि वो जो आपने रेफरेंसेस जो ऑर्गेनाइजेशन ने पब्लिश किए होते हैं, आपने ऑर्गेनाइजेशन नेम प्लस टाइटल ऑफ रिसर्च आर्टिकल प्लस इन्वर्टेड कॉमास में, या इन्वर्टेड कॉमास के बगैर भी वो लाइन्स हो सकती हैं, आपने वो कॉपी करनी है और अपने पास लिख के रख लेनी है। ठीक है, ये दूसरी तरह के रेफरेंस हो गए। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि रिसर्च आर्टिकल्स जो हैं वो एज एन इंडिविजुअल पब्लिश किए जा रहे होते हैं, तो वो जो एज एन अगर इंडिविजुअल भी है तो वो भी उसका नेम होगा प्लस टाइटल होगा रिसर्च आर्टिकल का, आपने वहां से उस चीज को भी कॉपी करना है। मतलब प्रॉपरली जैसे कॉपी कर रहे होते हैं ना, वो आप कॉपी करो। क्यों? क्योंकि वो देखिए, वो चीज जो है वो आपकी एज अ रेफरेंस यूज हो रही होगी, तो उस चीज को आपने कॉपी ही करना होता है। अच्छा, फिर उसके बाद हम आते हैं, आपको यहाँ पर कोटेशंस भी मिल रही होती हैं। कोटेशंस इस तरह से दी हुई होती है कि बिल्कुल ही दरमियान में करके और इन्वर्टेड कॉमास में करके वो चीज कुछ लिखी हुई होती है, कि जैसे आप कुछ भी लिख रहे हो ना, अब इसी को जो है बिल्कुल सेंटर में प्रॉपरली इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखी हुई होगी। बोल्ड, या तो बोल्ड होती है या फिर इटैलिक भी होती है। ठीक है। और ये जो है, जैसे कि आप इवन न्यूज़पेपर खोलते हो ना और ये पेज आप ओपन करते हो, आपको अगर कोई उसने कोटेशन दी हुई है तो आपको फौरन से नजर आती है, क्योंकि वो या तो कॉलम के सबसे शुरू में यूज कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल, वो यहाँ पर बिल्कुल शुरू में उसको यूज करेगा, या फिर वो क्या करेगा, एंड पे यूज करेगा। और उसमें क्या होगा, बिल्कुल ही सेंटर में करके उसको लिखा हुआ होगा। और सेंटर के अलावा जो है, बिल्कुल सेंटर में करके लिखा हुआ होगा और आपको फौरन से वो चीज नजर आ जाएगी। ठीक है। और कोटेशन क्या होती है बेसिकली, देखो, कोई भी वेल नोन पर्सन होता है अपनी रिस्पेक्टिव फील्ड में जो एक्सेल कर जाता है, और उसकी कोई भी किसी भी तरह की कोई सेइंग होती है, हम उसको जो है उसके नेम के साथ उठा के अपने पास उसको रख रहे होते हैं कोटेशन के फॉर्म में। और ये कोटेशंस जो हैं वो दी भी जा रही होती हैं। ठीक है जी, कोटेशन का आपको वैसे भी आइडिया हो जाता है, मतलब ज्यादातर बच्चों को आइडिया होता है, तो वो हमें पता वैसे भी चल जाती है। अब इसमें क्या है, अच्छा तीसरा, फोर्थ इसमें क्या होता है जी, कि आपको कोटेशंस के अलावा दी हुई होती हैं केस स्टडीज। केस स्टडीज आपको डॉन से ज्यादा नहीं मिलती हैं, आपको मिलती हैं वो वैसे फॉरेन अफेयर्स के मैगजीन से, या आप कोई मैगजीन पढ़ रहे हो या फिर अगर आप कोई रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ रहे हो तो वहां से आपको मिलते हैं। अब देखिए, केस स्टडीज में किस तरह से दिया हुआ होता है कि उसने जो है कंपैरिजन किया हुआ होता है।
वो कोई दो कंट्रीज का भी कंपैरिजन कर सकता है, वो कोई दो ऑर्गेनाइजेशन का भी कंपैरिजन कर सकता है, या किसी भी तरीके से उसको जाके यूज कर सकता है। अब इसमें क्या होता है कंपैरिजन में, अब जैसे फॉर एग्जांपल आप ये देखो कि अगर आपको एक कॉलम में यूएस और चाइना, दो कंट्रीज हैं जो कि वर्ल्ड पावर की स्ट्रगल में एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं। अब क्या होता है कि अगर एक कॉलम में वो इन दो कंट्रीज का कंपैरिजन करता है, और इन दो कंट्रीज के कंपैरिजन में वो आपको क्या बताता है कि इनके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, अब वो हो सकता है वो इकोनॉमी को ले आए। ठीक है, पहला फैक्टर हो गया कि इन दोनों कंट्रीज की इकोनॉमी को आपस में जो है वो कंपेयर करने लग जाए। हो सकता है वो इनके गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर होता है या इसकी पॉलिटिक्स जो है, यूनाइटेड स्टेट्स में किस तरह की पॉलिटिक्स है और चाइना में किस तरह की पॉलिटिक्स है, इन दोनों पर अगर वो कंपैरिजन करना शुरू कर दे, या फिर सोसाइटी को इन कंपैरिजन दिया है। अब मेजर ये इसकी तीन चीजों पर भी वो कंपैरिजन कर सकता है, या फिर हो सकता है कि वो इनमें से कोई एक फैक्टर उठाए। अब वो जैसे हो सकता है वो इकोनॉमी उठा ले। अब इकोनॉमी के जो अलग अलग से फैक्टर्स हैं कि अब इनकी ट्रेड कैसे चल रही होती है, इनका जो है वो ट्रेड डेफिसिट क्या होता है, फिजिकल डेफिसिट कितना जा रहा है, इनकी स्पेंडिंग ऑन आर्म्स कितनी होती है, मतलब डिफेंस पर आप जो स्पेंड कर रहे होते हो, इन दोनों का आपस में ये वाली चीजें। अब ये क्या चीजें हैं कि इन दोनों का जो कंपैरिजन होगा उसको आपने बहुत ही प्रिसाइज वे में वन बाय वन के, मतलब पॉइंट नंबर वन, पॉइंट नंबर टू, पॉइंट नंबर थ्री, वो चीजें आपने निकाल के अपने पास सेव कर लेनी होती हैं, और बहुत ही प्रिसाइज फॉर्म में आप इनको अपने पास रख रहे होते हो। तो ये जो है वो केस स्टडीज होती हैं। इसके अलावा जब आप कोई भी कॉलम पढ़ते हो, बैठ कॉलम पढ़ते हुए आपको ये समझ आती है कि देखो कॉलम जो है वो लिखे जा रहे होते हैं इश्यूज के ऊपर। ठीक है, अब जो इश्यूज पर वो चीज जब लिखी जा रही होती है ना, तो एक इशू जो है वो दूसरे इशू के साथ अटैच होता ही होता है। अब आपने क्या करना होता है कि आपने ये देखना होता है कि अगर जैसे फॉर एग्जाम्पल वो किसी एक इशू पर बात करता है, ठीक है, वो उसके ऊपर हेडलाइन भी उसी तरह की ही दे देगा, हेडिंग भी उसी तरह की ही देगा, कि अगर उसने क्लाइमेट चेंज पर बात की है, वो एक इशू है। अब क्लाइमेट चेंज का इशू जो है वो दूसरे इश्यूज के साथ किस तरह से अटैच होता है, वो उस पर भी लाजमी बात करेगा। कि अब जैसे फॉर एग्जाम्पल क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, उसके साथ टेम्परेचर बढ़ता है, टेम्परेचर बढ़ता है, आप जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ता है। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी का यूज बढ़ता है, आपकी बिलिंग जो है वो बढ़ जाती है, मतलब आपकी कंजम्पशन बढ़ेगी। उसकी वजह से मतलब आपकी एनर्जी के रिसोर्सेज ज्यादा खर्च हो रहे हैं, तो उसका फर्क किस चीज पर आएगा, इन्फ्लेशन पर भी आएगा। इन्फ्लेशन पर आता है तो लोगों की जो एक कुव्वत खरीद होती है वो जो है वो कम होना शुरू हो जाती है। उसकी वजह से पॉवर्टी बढ़ती है, पॉवर्टी की वजह से आप या तो फिर हेल्थ पर खर्च करते हो या फिर आप एजुकेशन पे खर्च करते हो। इन दोनों में से जो भी चीज पीछे की तरफ लेकर आओगे, या तो फिर आप आपकी हेल्थ खराब होगी, या फिर आप एजुकेशन की तरफ नहीं लेके जा रहे होगे। इन द अनएम्प्लॉयमेंट की तरफ या तो आप उसको लेके जाते हो, मतलब आपकी सोसाइटी में ज्यादा हो जाती है, या फिर आप जो है इस तरह के जो है सोसाइटी में ज्यादातर लोग वो होते हैं जो कि अपनी हेल्थ की तरफ तवज्जो नहीं देते, तो इन द एंड वो किस तरह से काम कर रहे होंगे, कि मतलब वो जो है आपका जो रिसोर्स होता है, जो जो मैन पावर होती है, वो आपकी इस तरह से तो आगे नहीं बढ़ रही होगी। तो दी ऑल दीज इश्यूज आर अटैच्ड विद वन अनदर। और इन इश्यूज की अटैचमेंट कैसे होती है, इन इश्यूज को अटैच करना कैसे होता है, ये साइकिल चलता कैसे है, किस तरह से हम इन चीजों को लेकर चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग क्या होती है। अब इसमें आपने ये भी लाजमी देखना है। अब हो सकता है कि उसने बड़ा कोई दो एक बड़े इशू पर उस बड़ा इशू उसने उठाया हो, और फिर उसके बाद उसने क्या किया हो, उसके बाद उसने क्या किया हो कि उन बड़े इश्यूज को आपस में अटैच, उन बड़े इशू उस बड़े इशू को बाकी तीन से चार छोटे इश्यूज के साथ अटैच किया होगा। आपने यहाँ पर ये देखना है कि इन इश्यूज को अटैच करने का क्या स्टाइल होता है, किस तरह से ये इश्यूज अटैच किए जा रहे होते हैं। और यहाँ से आपको अगर कोई बात इसकी अच्छी लग रही होती है तो उसको हाईलाइट करके अपने पास आप सेव करके रख लेते हो। ठीक है, 6 नंबर पे आ जाती हैं आपकी सजेशंस। ठीक है, अब जो आप एडिटोरियल पढ़ रहे होगे उसमें से जो सजेशंस हैं वो आपको
सेकंड लास्ट सेंटेंस में मिल रही होंगी, एडिटोरियल्स में सेकंड लास्ट सेंटेंस, और कॉलम्स में आपका तकरीबन तकरीबन सेकंड लास्ट, ज्यादातर सेकंड लास्ट पैराग्राफ बनता है। आपने ये देखना है कि जो भी उसने सजेशंस दी हुई हैं, जहां पे ये वर्डिंग यूज हो रही होगी कि वी मस्ट डू दैट, वी शुड डू दैट, जो कि हमें ऐसा करना चाहिए, हम इस तरह से कर सकते हैं, ये वाले जहां पे जब वो लैंग्वेज यूज करना शुरू कर देता है, तो उसके बाद हमने वही उसकी सजेशंस जो हैं वो कॉपी कर लेनी होती है। ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है, देखो होता क्या है, उन सजेशंस को मैं कॉपी करने का क्यों कह रही हूँ, क्योंकि इश्यूज को अगर आपने कॉपी करना करो, मतलब वहां से लिखना है, देख के लिखना है लिखो, अगर नहीं भी करना ना कोई इशू नहीं है। क्यों? क्योंकि आप एक इशू को अभी गूगल पे सर्च करो, उसके साथ अटैच 15 से 20 इशूज वैसे ही खुल के सामने आ जाएंगे। सजेशंस आपके पास इस तरह से नहीं आती है। ठीक है, ओपन हो जाएंगी। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि यहाँ पर जो सजेशंस देने का जो स्टाइल होता है, या यहाँ पर जो कॉलम्स लिख रहे होते हैं, उनकी जो सजेशंस होती हैं वो प्रॉपर वे में है, और रिसर्च की हुई होती है। ठीक है, और जो भी कॉलम्स लिख रहे होते हैं उनके, उनका वो एरिया ऑफ स्टडी होता है। अब वो जो एरिया ऑफ स्टडी है, ठीक है, उन्होंने 10 15 20 25 जितने भी सालों से वो लिख रहे हैं, उन चीजों को पढ़ रहे हैं, उन टॉपिक्स को पढ़ रहे हैं। ठीक है, उनकी अंडरस्टैंडिंग और उसको फिर सॉल्व करने का, उस इशू को फिर सॉल्व करने का स्टाइल उनका डिफरेंट होगा हमसे, जो कि उसको आज पढ़ना शुरू कर रहा है या 2 3 सालों से पढ़ रहा है। चलो ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है कि हमारा वो लेवल अचीव करना, कि हम इस इशू को इस तरह से रिजॉल्व कर लेंगे, मतलब सजेशंस लाने में हमें थोड़ा सा टाइम लग जाएगा। तो जब तक आप उस तक नहीं पहुंचते हो, आप इनके सजेशंस को कॉपी करो और अपने पास फैक्ट बुक में इनको आप लिखते जाते हो। ठीक है जी। और इन द एंड आपने देखना होता है कि कंक्लूड कैसे किया हुआ है इसने, स्टार्ट कैसे था किसी भी चीज का, और उसके बाद उसने कंक्लूड कैसे किया है। तो इन सारी चीजों को आपने प्रॉपरली देखना होता है, अपने पास एक फैक्ट बुक बनानी होती है, उसमें जाके आप इस इन चीजों को रख रहे होते हो, लिख रहे होते हो, और साइड पे फिर आपकी जो है ये पूरे साल की जो फैक्ट बुक होती है, ये समझे कि ये आपका एक प्रॉपरली रिसर्च जो है वो आप कर रहे होते हो हर रोज बैठ के, जो कि इन द एंड आपको बहुत ज्यादा हेल्प आउट कर जाता है। अब जिन बच्चों के क्वेश्चंस हो वो